हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है पाठक सर की पाठशाला। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी पेंडेमिक कोविड-19 का समय चल रहा है और इसके चलते अभी देश की क्या स्थिति है, आप सभी को इसके बारे में अवगत होगा अच्छे से। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो भी जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले थे हाल फिलहाल वो सभी को आगे एक्सटेंड कर दिया गया है, मीन्स सभी को आगे बढ़ा दिया गया है। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है कि जिनकी तैयारी आधी अधूरी रह गई थी या जो रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं थे, अभी घर में रहकर अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, सारे चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं, रेगुलर सीट बना सकते हैं, अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं, अपने स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो उसी सिलसिले में मैं आप सभी के लिए जितने भी लोग जो एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल और ग्रुप डी के एग्ज़ाम देंगे या फिर जो फॉर्म भर चुके हैं, उन सभी के लिए रीजनिंग का एक सेट लाया हूँ। बिल्कुल वैसा ही सेट है जैसा एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि कम समय में एक्यूरेसी के साथ उसे कंप्लीट करना है, आराम से समझना है, आराम से बनाना है। तो आइए बिना टाइम को स्पेंड करते हुए चलते हैं प्रश्न की ओर और कैसे किस प्रश्न को सॉल्व करना है उसे साथ साथ देखना है। पहले निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 के लिए कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर, संख्या, आकृति को चुनिए। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 1 कहता है यदि खुरदरा का संबंध चिकना से है, तो खुरदरा का संबंध यदि चिकना से है तो व्यवस्थित का संबंध किससे होगा? तो फ्रेंड्स, हमें पता है कि खुरदरा और चिकना दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो जाहिर सा बात है कि यहाँ व्यवस्थित का अपोजिट, तो व्यवस्थित का अपोजिट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेढंगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 में कहता है कि यदि 10 का संबंध किसी प्रकार 99 से है, 99 से है, तो बताएं 9 का संबंध किससे होगा? हमें पता है कि 10 का स्क्वायर होता है 100 और 100 में अगर 1 घटा दे तो होता है 99। ठीक उसी प्रकार से 9 का स्क्वायर होता है 81, मतलब 81, उसमें 1 घटाएंगे, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 80। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 से लेकर के 6 के लिए निर्देश दिया गया है उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है, मतलब ऑड वन आउट, जो अलग है उसे छांटना है। प्रश्न संख्या 3 में कहता है ऑप्शन नंबर ए जनवरी, ऑप्शन नंबर बी फरवरी, ऑप्शन नंबर सी जुलाई और ऑप्शन नंबर डी है दिसंबर। हमें पता है कि जनवरी, जुलाई और दिसंबर ये 3 मंथ है जो 31 का है। फरवरी मंथ होता है 28 दिन का या 29 दिन का, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ऑप्शन नंबर ए 153 और 45। अगर इसे सॉल्व करें तो यहाँ ध्यान देंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ 15 है और यहाँ 3 है। अगर 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो होता है 45, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 80। ठीक उसी प्रकार से 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 36। जी बिल्कुल गलत, यहाँ होगा 26, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 48, ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो अलग है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 28 और 49 ये दोनों देखा जाए तो 7 से डिवाइड हो जाता है। 14 और 42 ये दोनों भी 7 से डिवाइड होता है। 35 और 63 ये दोनों भी 7 से डिवाइड होता है। 56 और 65, 56 तो डिवाइड हो जाता है, लेकिन 65 डिवाइड नहीं होता, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में ए, एफ, के और डी, ये भी है ऑड वन आउट, क्योंकि 3 से 6 तक ऑड वन आउट था। ए, एफ, के और डी में अगर ध्यान दिया जाए तो ए एक वॉवेल है, एफ, के और डी कॉन्सोनेंट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 और 8 के लिए एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में आपको निम्नलिखित प्रतीकों के अनुसार दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है 12, 3, 4, 8 = 0। यहाँ पर सिंबल को भरना है, तो यहाँ
जब भी ऐसे क्वेश्चंस होगा स्टूडेंट तो ध्यान देना है कि जो बड़ा डिजिट है ना, यहाँ जैसे कि 12 दिया गया है, ये बड़ा संख्या है, ठीक है, और यहाँ छोटा संख्या, तो जाहिर सा बात है कि यहाँ कुछ डिवाइड करना होगा, डिवाइड, ठीक है। तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4, और 4 में फिर 4 को ऐड करेंगे तो 8 होगा, क्योंकि यहाँ 0 है तो यहाँ माइनस करना होगा, तो 4 + 4 8, 8 - 8 = 0, तो डिवाइड प्लस और माइनस इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी डिवाइड प्लस और माइनस, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बोलता है कि यदि डिवाइड का मतलब जोड़ना है, माइनस का मतलब गुना करना है, तो डिवाइड का मतलब जोड़ना, जैसा क्वेश्चन को पढ़ते जाए सिंबल को अटैच करते जाए, माइनस का अर्थ गुना, माइनस यहाँ तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई का मतलब है घटाना, तो मल्टीप्लाई का मतलब घटाना, तो ऑप्शन नंबर ए, यहाँ मल्टीप्लाई के जगह पर हम लोग माइनस करेंगे, और प्लस का मतलब है भाग देना, तो यहाँ होगा डिवाइड। तो कौन सा विकल्प सही नहीं है, सही नहीं है को चेक करना है, तो 10 - 4 6 ये सही है, 10 × 4 40 ये सही है, 10 ÷ 5 यहाँ 2 होना चाहिए, मीन से ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं यहाँ पे कि नीचे दिए गए कथन को सत्य माने और उनके आधार पर दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर दें, और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, बी और ई। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चंस की ओर, क्योंकि जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर ए से ई जो ऑप्शन है वहां दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 कथन निष्कर्ष, ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, और सवाल ये है कि सभी सूर्य चंद्रमा है, कुछ सूर्य ग्रह है, तो सूर्य और सूर्य दोनों में है कॉमन, लेकिन सबसे पहले सूर्य आया है तो सबसे पहले सूर्य का फिगर, और सभी का सभी सूर्य को कवर करेगा कौन, तो चंद्रमा। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, ये जो फिगर है ये सन है और ये मून है। फिर कहता है कुछ सूर्य जो है वो ग्रह है, तो सन का सर्किल तो अंदर है, अब आएगा ग्रह का सर्किल जो सन से भी टच होगा और मून से भी टच होगा, ये हो गया प्लैनेट, ग्रह का सर्किल। अब हमें पता है करना क्या है, सभी चंद्रमा सूर्य है, तो क्या सभी का सभी चंद्रमा सूर्य हो सकता है? सूर्य का सर्किल छोटा है, चंद्रमा का सर्किल बड़ा है, तो छोटा वाला सर्किल बड़े वाले सर्किल को कभी भी नहीं ढक सकेगा, तो फर्स्ट वाला तो गलत होगा। कहता है कम से कम कुछ चंद्रमा जो ग्रह है, यहाँ देखते हैं ये चंद्रमा का सर्किल है और ये ग्रह का सर्किल, दोनों एक दूसरे से टच है, तो कुछ वाला केस सही होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, केवल निष्कर्ष 2 सत्य है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि सभी नर्तक कलाकार है, तो सबसे पहले नर्तक का सर्किल आएगा, तो ये है डांसर का सर्किल, ये है नर्तक, और सभी का सभी नर्तक जो है वो कलाकार है, तो ये हो गया कलाकार, ठीक है। अब कहता है कोई भी कलाकार धावक नहीं है, तो ये धावक है, रनर है, और ये है कलाकार, आप इसे एक्टर मान लो, ठीक है। तो ये कलाकार है और कोई भी कलाकार धावक नहीं है। अब जाहिर सा बात है कि अगर धावक का सर्किल अगर कलाकार से टच नहीं होगा तो नर्तक से भी टच नहीं होगा। कहता है कि कोई भी नर्तक धावक नहीं है, कोई भी नर्तक जो है वो धावक नहीं है, तो धावक और नर्तक का सर्किल टच नहीं है, तो ये फर्स्ट वाला बात सही हो जाएगा। फिर कहता है कम से कम कुछ नर्तक धावक है। अब कहता है कि कम से कम कुछ नर्तक जो है वो धावक होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी फिगर पॉसिबल नहीं होगा जिसमें धावक और नर्तक का सर्किल टच हो सके, मीन्स सेकंड वाला बात हो जाएगा गलत, आंसर होगा केवल एक सत्य है, ऑप्शन नंबर डी। अब ऑप्शन नंबर डी में क्या था ये चेक करने के लिए मुझे पीछे जाना होगा, तो आप देख सकते हैं नंबर डी में दिया गया है केवल निष्कर्ष एक सत्य है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि ये ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी है, बी बेटी है बी की और बी बहन है ई की, तो सी का ई से क्या संबंध है? आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ए की माँ जो है वो बी की बहन है और सी की बेटी, तो ए की जो माँ है उसके बारे में स्पेसिफिक जानकारी नहीं है कि वो कौन है, नाम नहीं दिया गया है, तो उसे हम लोग एक्स मान लेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। तो ए की जो मदर है, जो माँ है, उसे हमने एक्स मान लिया, और क्योंकि एक्स फीमेल है तो उसके ऊपर माइनस का साइन है। अभी जे का जेंडर क्लियर नहीं है। आगे कहता है कि ए की जो माँ जो एक्स है वो बी की बहन है, तो बी की बहन है, ये है बी, और बी की बहन है कौन, तो एक्स, ठीक है। और सी की बेटी है, तो सी की बेटी कौन, तो ए की माँ, और ए की माँ को हम लोगों ने यहाँ एक्स माना है, तो सी की बेटी है, ठीक है, एक्स।
डी बेटी है बी की। अब डी जो है वो बी की बेटी है, तो बी की बेटी कौन? डी। और बहन है ई की, तो ई की बहन कौन? डी। तो सी का ई से क्या संबंध है? अब सवाल पूछता है कि बताएं कि सी का ई से क्या संबंध। ठीक है, ई, तो सी का संबंध ई से क्या है? अब सी का संबंध ई से है, तो आप देखिए ई और सी, यहां है ई और यहां है सी। ई का जेंडर क्लियर नहीं है, और यहां सी का भी जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक है, तो अब ध्यान देना है कि ई की बहन है डी, और डी बेटी है बी की, मीन्स ई भी बेटी हो गई, सॉरी, ई भी जो संतान है वो बी की संतान है, और बी जो है वो सी की संतान। अब सी मेल हो चाहे फीमेल हो, मतलब ये है कि अगर बी मेल है तो सी, अगर बी को भी मेल मान ले और सी को भी मेल मान ले, तो इस केस में सी है नाना, और अगर ये फीमेल है तो सी है नानी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाना या नानी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है यदि घड़ी में समय 6:20 हो तथा मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की और इंगित करती हो, तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी? ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। 6:20 जैसा घड़ी में होता है आपको वैसा बनाना होगा। 6:20, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मिनट का जो सुई है वो 4 पर है। ठीक है, 4 पर है इसलिए 20 मिनट है। और क्योंकि ये मिनट का सुई 12 से आगे चल चुका है 20 मिनट, तो ये घंटे वाला सुई 6 पर नहीं होगा, 6 से थोड़ा आगे होगा और 7 से पीछे होगा। अब इसी को कहता है कि मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा में, ये मिनट का सुई है और इसको अगर उत्तर पूर्व मान लिया जाए, मतलब नॉर्थ ईस्ट मान लिया जाए, नॉर्थ ईस्ट। हम लोग को डायरेक्शन में एक बात पता है कि अगर कोई भी डायरेक्शन 1 डिग्री भी घूम जाए तो सारा का सारा डायरेक्शन 1 डिग्री घूमता है। अब वो क्लॉकवाइज घूमे तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो अब इसको सॉल्व करते हैं पहले घड़ी के बेसिस पे। जो क्वेश्चन में जो बोला है कि वो जो मिनट का सुई है वो नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, तो हम लोगों ने यहाँ नॉर्थ ईस्ट कर लिया। अब हम लोग मेन डायरेक्शन में देखें तो नॉर्थ ईस्ट यहाँ होता है, ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन। और क्वेश्चन के अनुसार अगर ये प्लस के साइन पे हम लोग लेकर चले इसको, तो यहाँ है नॉर्थ ईस्ट, और यहाँ क्वेश्चन के अनुसार नॉर्थ ईस्ट यहाँ है, मतलब नॉर्थ ईस्ट अपने प्लेस से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा। तो नॉर्थ ईस्ट अपने प्लेस से अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करता है, इसका मतलब सारा का सारा डायरेक्शन 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न कर गया। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पर आता है अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, क्लॉकवाइज 90 डिग्री टर्न कर चुका है, तो सारा का सारा डायरेक्शन क्लॉकवाइज 90 डिग्री टर्न। तो साउथ और ईस्ट, क्योंकि साउथ और ईस्ट के बीच में यहाँ साउथ ईस्ट था तो वो चेंज होकर यहाँ आ गया, यहाँ साउथ वेस्ट होता है तो यहाँ आ गया, यहाँ हो जाएगा हमारा साउथ वेस्ट, और यहाँ हो जाएगा हमारा नॉर्थ वेस्ट। तो क्वेश्चन में यही कहा था कि मिनट की सुई यदि उत्तर पूर्व दिशा की ओर इंगित करती है तो घंटे वाली सुई किस दिशा में इंगित करेगी? तो घंटे वाली सुई तो यहाँ है ना, ये है घंटे वाली सुई, और इस वाले डायरेक्शन को हम लोग साउथ ईस्ट माने हैं, तो आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट। बोलता 38 छात्रों की कक्षा में रोहित का क्रमांक ऊपर से 18 है, तो उसका क्रमांक नीचे से क्या होगा? बड़ा सिंपल है। ठीक है, रैंकिंग टेस्ट का सवाल है कि 38 छात्र है, टोटल स्टूडेंट बताया गया है, और इसका एक फॉर्मूला होता है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। जब भी रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन होगा स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिएगा कि वहां हमें 2 डायरेक्शन देगा या 2 डाटा देगा। टोटल 38 है तो टोटल दिया गया है। ठीक है, ऊपर से आप इसको लेफ्ट मान लीजिए, अप मान सकते हैं, नीचे से बोलेगा डाउन मान लीजिए, राइट मान सकता है। तो फॉर्मूला यही है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल 38 है, अप से 18 है, राइट आर है -1, तो
18 माइनस 1 17 और 38 में 17 माइनस करेंगे, आंसर हो जाएगा 21। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि नितिन पश्चिम दिशा में 15 किलोमीटर यात्रा करके दाएं ओर मुड़ करके 8 किलोमीटर चला है। तो सबसे पहले इसे पश्चिम की ओर चलाते हैं। कॉपी पे, बोर्ड पे और मानचित्र में पश्चिम इधर पीछे की ओर होता है, मतलब ये प्लस का साइन है। ये होता है नॉर्थ, नॉर्थ का अपोजिट साइड साउथ, आगे की तरफ होता है ईस्ट और ईस्ट की अपोजिट वेस्ट। तो पहले चलना है पश्चिम की ओर, वेस्ट की ओर 15 किलोमीटर। ठीक है, ये प्लस का साइन है और पश्चिम इधर है, तो 15 किलोमीटर की यात्रा नितिन ने किया। उसके बाद अब दाएं मुड़ता है, फेस उसका पश्चिम की ओर है। फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देना है कि पश्चिम की ओर फेस है, तो इधर इसका लेफ्ट है और इधर इसका राइट है। तो राइट की ओर दाएं ओर मुड़ा है, तो ऊपर की ओर चलेगा 8 किलोमीटर। कहता है उसके बाद वह पुनः बाएं ओर मुड़ता है। अब यहाँ से फिर लेफ्ट टर्न लेता है, फेस उसका उधर है, ऊपर की ओर है, तो इसका लेफ्ट इधर होगा और इधर राइट होगा, जैसा कि हम लोगों का लेफ्ट और राइट है। तो अब चलता है 9 किलोमीटर। तो अब ये चल दिया 9 किलोमीटर। उसके पश्चात पीछे मुड़कर 13 किलोमीटर की यात्रा करता है। अब पीछे मुड़ता है, तो पीछे मुड़ता है मतलब क्या, तो वापस इसी सड़क पर। पीछे मुड़ने का मतलब यही होता है, दाएं मुड़ता तो ऊपर की ओर जाता, बाएं मुड़ता तो नीचे की ओर जाता, लेकिन फिर वापस मुड़ गया है, पीछे मुड़ा है, तो पूरा का पूरा अपने अपोजिट 180 डिग्री घूम गया। अब चलता है कितना किलोमीटर, तो 13 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है। 13 चलने के लिए और इसको एक्स्ट्रा जाना होगा 5 किलोमीटर। ये 5 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चल गया, मतलब 9 + 5 हो गया, ये टोटल 13 किलोमीटर। अब पुनः राइट टर्न लेता है। अब यहाँ उसका फेस है ईस्ट की ओर, राइट टर्न लेना है, मतलब नीचे की ओर टर्न लेगा, और नीचे की ओर टर्न लेगा तो चलता है कितना, 8 किलोमीटर। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि आरंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है। तो अब जाहिर सा बात है कि इस वाले पॉइंट से लेकर के इस वाले पॉइंट तक का डिस्टेंस था 15 किलोमीटर, जबकि यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर है। तो ये 4, तो ये भी 4, तो 15 में से हमने 4 माइनस कर दिया, ये डिस्टेंस हो गया 11 किलोमीटर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 को अगर यहां देखेंगे तो एक सर्किल है और उस पर कुछ अंक दिखाई दे रहे हैं आपको चारों तरफ, ठीक है। ये फाइंडिंग एंड मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो हम लोग पहले सामने सामने वाले को चेक करते हैं। तो यहाँ सामने सामने वाले को चेक करते हैं। 4 और 4 के अपोजिट 8 है, और यहाँ पे स्टार्टिंग में फर्स्ट प्लेस पर यहाँ 6 तो देख रहे हैं, ठीक है, 1000 की प्लेस पर, क्योंकि हम लोग 1 10 100 1000, लेकिन अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ से प्रोनाउंसिएट करते हैं। तो 6 लिखा गया है। 8 और 4 को ऐड कर ले तो 12 होता है। 12 को अगर हाफ कर दें, मतलब 12 को अगर 2 से भाग देंगे तो 6 आता है, तो यहाँ 6 लिखा गया। ठीक उसी प्रकार से 7 और 3 है, या 3 और 7 क्या है, 3 और 7 को ऐड करेंगे 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे या उसको हाफ करेंगे तो आएगा 5, तो यहाँ 5 दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से 6 + 2 8, 8 को डिवाइड करेंगे अगर 2 से या हाफ करेंगे तो 4 होगा, तो 4 है, और 5 + 1 6, 6/2 इस 3, तो यहाँ 3 दिया गया है। एक को समझ लिए तो बस वैसा ही करना है। तो 7 और 3 10, 10 डिवाइड बाई 2 या 10 का हाफ 5, फिर 5 और 1 6, 6 को हाफ करेंगे तो 3, तो 5 3 6 4, कुछ इसी प्रकार से है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, ठीक है। फिगर कंप्लीट करना है, यहाँ पर फिगर कंप्लीट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से बना सकते हैं। ऑप्शन से बनाना बड़ा आसान होता है और ऑप्शन ही इसका एक विकल्प भी होता है, ठीक है। आप जैसे कि देखा जाए, जैसे कि स्क्रीन पर यहाँ से यहाँ एक लाइन जाएगा, ये सर्किल कंप्लीट होगा, ठीक है, और एक यहां से लाइन जाएगा जो यहाँ कॉर्नर पे मीट होगा, और एक ये लाइन जाएगा जो यहाँ से यहाँ मीट होगा। आंसर सिर्फ और सिर्फ एक ही फिगर में दिख रहा है, वो है ऑप्शन नंबर सी में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अगेन
फाइंडिंग एंड मिसिंग नंबर का है। और जब भी ऐसा फिगर जब भी रहेगा स्टूडेंट्स तो ध्यान देना है, सबसे पहले क्या है, यहाँ 3 पैटर्न चलता है, या तो क्रॉस होता है, मतलब क्रॉस मतलब 6 और 5 ये क्रॉस हो गया, 3 और 3 ये क्रॉस हो गया। इस पे नहीं मिलता तो अप एंड डाउन चेक करते हैं, मतलब 6 और 3 को चेक करेंगे या 5 और 3 को चेक करेंगे। अगर इसमें भी नहीं मिलता है तो अगल बगल वाले को चेक करते हैं, 3 और 5 को चेक करते हैं, 6 और 3 को चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्रॉस को चेक करते हैं, तो यहाँ 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंजे 30 30 होता है, और 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 9 होता है, 30 प्लस 9 करते हैं तो 39 होता है। इसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, मल्टीप्लाई क्रॉस नंबर्स एंड ऐड देम, 3 इंटू 4 12, 5 इंटू 5 25, आंसर हो जाएगा 37। 5 और 5 को मल्टीप्लाई कर लिए 25, 4 और 3 को मल्टीप्लाई किए 12 ऐड कर लिया, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 37। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 भी वैसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर अगर 18 क्वेश्चन मार्क्स के प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा ये चेक करना है, ये चेक करते हैं। तो 5 और 16 है, 5 के टेबल पर 16 नहीं आता है, लेकिन इसके आसपास एक संख्या है 15 वो आता है। तो कैसे और कब? जब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 15 और 1 ऐड कर लेंगे तो होगा 16। ठीक उसी प्रकार से जब 16 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 48, और उसमें 1 जोड़ लेंगे प्लस 1 कर लेंगे तो हो जाएगा 49। ठीक उसी प्रकार से 9 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 27, और 29 लाने के लिए हमें 2 ऐड करना होगा। तो सिर्फ सीरीज को समझना है, मल्टीप्लाई किए 3 से 1 जोड़ दिए, मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ भी कुछ उसी प्रकार से होगा कि 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और ऐड कर देंगे 3, तो 15 इंटू 3 45 और प्लस 3 करेंगे, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 48। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि नीचे एक ही पासा के 2 विकल्पों को दर्शाया गया है, मतलब एक ही डाइस है, उसका 2 फेस दिखाया गया है। यदि अंक 2 ऊपर के सतह पर हो तो उसके नीचे वाले सतह पर कौन सा अंक होगा? मेनली इसमें 2 का अपोजिट खोजना है। तो आइए पहले देख लें डाइस कैसा है। ठीक है, यहाँ पर 2 डाइस, डाइस 1 और डाइस 2 दिया गया है। एक में 5 4 और 6 है, एक में 3 2 और 6 है। तो मैं बता दूं कि डाइस में जनरली 3 रूल्स होते हैं, और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, रूल नंबर 1 की एक नाम या एक नंबर या एक सिंबल, ठीक है, 1 नेम नंबर और सिंबल इज कॉमन इन 2 और मोर डाइसेस। तो यहाँ क्या है कि 6 डाइस नंबर 1 में भी 6 है और डाइस नंबर 2 में भी 6 है। दोनों डाइस में एक एक नंबर जो 6 है वो कॉमन है, और जब ये 2 या 2 से अधिक डाइस में एक नंबर कॉमन मिले तो यहाँ से या तो हम लोग क्लॉकवाइज घूम जाएं या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएं। टर्म एंड कंडीशन ये है कि अगर इसमें क्लॉकवाइज घूमेंगे तो इसमें भी क्लॉकवाइज घूमेंगे, अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो क्लॉकवाइज यहाँ पर घूमने से कुछ दिखता है क्या? तो क्लॉकवाइज अगर यहाँ से हम लोग टर्न लेते हैं तो 6 और यहाँ है 4, 6 यहाँ है 2, और जनरली हमें 2 का अपोजिट खोजना है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि एक बार घूमते हैं तो 4 आया, एक बार घूमते हैं तो 2 आया, मतलब 2 का अपोजिट जो है वो हो जाएगा 4। ठीक उसी प्रकार से 2 बार घूमते हैं तो यहाँ 3 है, इसमें 2 बार घूमते हैं तो 5 है, तो 3 का अपोजिट हो जाएगा 5। 1 जो कहीं नहीं दिखता है वो हो जाएगा 6 का अपोजिट। तो यहाँ आया 3 का अपोजिट 5 और 6 का अपोजिट 1। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है एक पंक्ति में रमेश का स्थान बाएं से 8 और श्याम का स्थान दाएं से 22। जनरली ये रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन है। यदि उन दोनों के बीच 5 लड़के हैं तो बताएं कि पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये रैंकिंग टेस्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। क्या है कि एक व्यक्ति है रमेश, जिसका जो प्लेस है वो लेफ्ट से 8th प्लेस पर है, और श्याम एक सेकंड पर्सन है, उसका जो प्लेस है वो 22 है राइट से, और उन दोनों के बीच 4 लड़के। ये बीच में 4 लड़के, 5 लड़के, 8 लड़के, जब भी ऐसा केस हो
ऐसा क्वेश्चन हो तो वहां 2 केस बनता है। तो पहला वाला केस बड़ा सिंपल है, जनरली इसमें सेकेंड केस से ही आंसर लिया जाता है, और क्योंकि फर्स्ट केस का आंसर बड़ा सिंपल है, फर्स्ट केस का आंसर ये है कि सभी को जोड़ लें, 8, 22 और 4 को जोड़ लें तो 8 + 22 इज 30, 30 + 4 34, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी 34 मिल, ठीक है। तो देखते हैं, बोला गया है कि रमेश का जो स्थान है वो बाएं से 8 है, श्याम का स्थान दाएं से 22 है, उन दोनों के बीच में 4 है। तो फर्स्ट केस जैसा कि मैंने बोला था कि 8 + 22 + 4 सबको जोड़ देने के बाद 34। सेकेंड केस में दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा, तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके मतलब 22, जो 22 है ये यहाँ 8 के प्लेस पे हो जाएगा, और ये 8 जो है वो 22 के प्लेस पे आएगा, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा। कुछ ऐसा कि अब अभी भी श्याम जो है वो राइट से 22 प्लेस पे है, और रमेश जो है वो लेफ्ट से 8 प्लेस पर है, लेकिन दोनों एक दूसरे को पार कर गए हैं और उन दोनों के बीच में 4 है, ठीक है, ये 4 है। ये सेकेंड केस है कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर गए। तो ध्यान देना है स्टूडेंट्स कि यहाँ क्या करना है, यहाँ ये करना है कि जो छोटा वाला जो डाटा है, जो छोटा वाला डाटा है, ठीक है, तो छोटा वाला डाटा कौन है, तो छोटा वाला डाटा ये 8 है, ठीक है। हमको हमेशा हर क्वेश्चन में छोटे वाले डाटा को ही लेकर चलना है कि इस छोटे वाले डाटा में अगर देखा जाए तो ये 8 के पीछे, इसके पीछे टोटल 7 स्टूडेंट्स होने चाहिए, ठीक है, और ये ही 7 हमको लाना है, ये जो 7 है हमें वही लाना है। चलिए काउंट करते हैं, तो इसके पहले 7, तो इसको तो काउंट नहीं करेंगे, तो 4 ये हो गया, ठीक है, जो बीच में था। पांचवा कौन, तो पांचवा है श्याम, 4 1 5, ठीक है, श्याम तक 5 हो गया। हमें 7 कंप्लीट करना है, मतलब और कितना चाहिए, तो और 2 चाहिए, मतलब इस 22 से आगे और कितना स्टूडेंट्स है, तो 2 है। तो जैसे 2 कर लिए तो ये 7 कंप्लीट हो गया कि 2 + 1 खुद श्याम 3, 3 और 4 7, और यहाँ है रमेश, ठीक है, तो रमेश को काउंट करना था नहीं, 7 कंप्लीट हो गया। अब हमें पता है कि राइट से जब काउंट करते हुए आए थे तो यहाँ 22 था, और 22 और उसके आगे कितना स्टूडेंट्स, तो 2, 22 + 2 हो गया 24, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20। ध्यान देना है कि इस केस में हमेशा और हमेशा छोटा वाला जो डाटा है ये जो है उसे ही काउंट करना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 24। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। बोलता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में पॉकेट को JJYHCH लिखा जाए तो उसी भाषा में जोकर को क्या लिखेंगे। सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कोडिंग और डिकोडिंग का। हमें पता है कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन जब भी हो तो क्या किया जाता है, पहले सबसे पहले क्या चेक किया जाता है, तो सबसे पहले एक बार अपोजिट वाले को चेक करते हैं। P का अपोजिट होता है कौन, K, और K इस कोड में कहीं भी नहीं है, मीन्स अपोजिट वाला काम तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं P का वैल्यू 16, J का होता है 10 मतलब -6, O का वैल्यू होता है 15, J का होता है 10 मतलब यहाँ फिर से -5। सिर्फ सीरीज समझना है, -6 -5 तो नेक्स्ट होगा कौन, -4, और यहाँ -4 है, फिर यहाँ -3, फिर -2 और लास्ट में है -1। तो जोकर को भी कुछ उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे हम लोग, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं सारा कुछ लिखा गया है, -6 -5 -4 -3 -2 एंड -1। ठीक उसी प्रकार से जोकर को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। आंसर होगा D J Y H C और Q, D J Y H C Q ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, फिगर दिया गया है, निम्नलिखित में से उस उत्तर आकृति में दी गई प्रश्न आकृति नहीं, निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति में दी गई प्रश्न आकृति नहीं थे, कुछ ऐसा खोजना है। तो यह है प्रश्न आकृति और इसे खोजना है, सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए में ही ये फिगर मिलता है कुछ इस प्रकार से। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुज है
तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं कुछ बात बता दूं, जब भी त्रिभुज कुछ ऐसा हो तो याद रखिएगा, अगर एक ट्रायंगल के अंदर ऐसा एक ट्रायंगल के अंदर अगर ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसा कुछ है, तो यहाँ टोटल 3 ट्रायंगल्स, ठीक है, यहाँ टोटल 3 ट्रायंगल्स है। तो अगर आप काउंट करें तो यहाँ अगर देखा जाए ए वाले बॉक्स पे, ठीक है, जो स्क्वायर के जैसा 1 2 3 और 4 इंटू 2, स्क्वायर में जितना भी साइड होते हैं अंदर के जितने भी ट्रायंगल मल्टीप्लाई 2 किया जाता है उनको, तो 4 है, सबसे बड़ा संख्या 4 है, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 8, यहाँ भी सेम है तो यहाँ भी 8। उसके बाद देखिए एक ट्रायंगल यहाँ, एक ट्रायंगल यहाँ, एक ट्रायंगल यहाँ, मतलब 3 3 और 3, तो 8 और 8 हो गए 16, 3 3 3 हो गए 9, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, अब एक ट्रायंगल यहां से बनता है, ये एक ट्रायंगल यहां से बनता है, तो एक ट्रायंगल यहां बन रहा है 3, और एक ट्रायंगल यहां बनता है 4। 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 4 29, आंसर हो जाएगा 29, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, और 24 कहता है वह आरेख चुनिए जो शिक्षित लोग, बेरोजगार लोग और अध्यापकों के बीच संबंध को दर्शाता है। शिक्षित लोग, ठीक है, बेरोजगार लोग और अध्यापक, तो अध्यापक जो टीचर है वो बेरोजगार तो नहीं, और जाहिर सा बात है वो शिक्षित। कुछ शिक्षित लोग ऐसे भी हैं जो बेरोजगार हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बेरोजगार हैं और शिक्षित भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में देखा जाए तो ये जो सर्किल है वो है शिक्षित लोग के अंदर, और उसी के अंदर आ गया अध्यापक, ठीक है, और ये है बेरोजगार जो कुछ शिक्षित भी हैं और शिक्षित नहीं भी हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, जनरली ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है जो एसएससी के हर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, चाहे वो सीजीएल, सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रहता ही रहता है और बड़ा इजी होता है। इसमें क्या है, यहाँ ध्यान देंगे कि इसे कहते हैं कॉलम, जो वर्टिकल है वो कॉलम है, जो हॉरिजॉन्टल है वो रो है, ठीक है, जो वर्टिकल है वो कॉलम है, जो हॉरिजॉन्टल है वो रो है, और आव्यूह 1 और आव्यूह 2 को ही मिला करके आंसर देना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए करना क्या है, क्वेश्चन क्या है। यहाँ जो क्वेश्चन दिया है वो ये लिखा गया है ट्यूली, TULY, और इसे खोजना है स्टूडेंट्स। कैसे खोजना है मैं बता दूं कि लास्ट से, मतलब पीछे से, स्टार्टिंग से नहीं, किसी भी ऑप्शन को चेक करना है पीछे से चेक करना है। और क्या करना है कि सबसे पहले कॉलम, उसके बाद फिर रॉ को चेक करना है। तो सबसे पहले y को चेक करते हैं 78, ये जो फर्स्ट वाला संख्या है, सबसे पहला वाला संख्या कॉलम होता है, दूसरा वाला संख्या जो है वो होता है रॉ। याद रखिए कि सबसे पहला संख्या कॉलम, सेकेंड वाला संख्या रॉ। तो 7 नंबर कॉलम, ये रहा 7 नंबर कॉलम, और 8 नंबर रो, ये रहा 8 नंबर, यही है। लेकिन क्या है कि ये लाइन और ये लाइन जहां मिल जाए उसी को देखना है, ठीक है। मैं फिर से बताता हूं क्या करना था कि 7 नंबर रॉ ये है, और 8 नंबर कॉलम जहां मिल जाए, जहां मिल गया और वहां y होना चाहिए, यहाँ y है, मतलब 78 तो मिल, ठीक है। अब चेक करेंगे किसको, 68 को। तो 6 नंबर कॉलम, यह है 6 नंबर कॉलम, और 8 नंबर यहाँ है 8 नंबर। तो 6 और 8 जहां मिल जाए, देखते हैं वहां D है और यहाँ हमें L चाहिए था। ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। बी की तरफ बढ़ते हैं तो 56। अब क्लियर है क्या करना है कि 5 नंबर कॉलम
6 नंबर रॉ y मिल गया, 89 8 नंबर कॉलम, 9 नंबर रॉ l है, हम सीधा सीधा जहां मिल जाए l भी मिल गया। अब चेक करेंगे 23 को 2 नंबर कॉलम, 3 नंबर रॉ, ठीक है, u भी मिल गया। लास्ट में चेक करेंगे 1 और 1 नंबर कॉलम, 1 नंबर रॉ, t। अब आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, टी। तो आप लोगों को समझ में आया हो कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे जल्दी सॉल्व करना है सारे चीजों को, क्योंकि रीजनिंग ही वो सब्जेक्ट है जो आपका मार्क्स को बढ़ाएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स को दे रहे हैं, चाहे वो ग्रुप बी हो, चाहे वो CSSL हो, जीडी हो या NTS हो। तो आपको इस पर ज्यादा फोकस करना है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कि फर्दर जो अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए आपको टाइम मिले। तो आप लोगों को पसंद आया होगा ये वीडियो सेशन, तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी करें और अपना बहुमूल्य कमेंट भी दें कि वीडियो कैसा लगा, और अगर कुछ त्रुटियां हो तो उसे भी बताएं कि सर इसे सुधार सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।